प्रिय छात्रों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम संज्ञा पढ़ रहे थे, जिसमें से हम संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा विधिवत रूप से पढ़ चुके थे। आज हम संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा। आइए आज हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, वह संज्ञा जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध न होकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ समझाया गया है लड़की, पुस्तक, चाकू, गाय, घोड़ा। यहाँ पर यह लड़की शब्द है, यहाँ लड़की का कोई नाम नहीं है, इसलिए यह निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं होने की वजह से यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पर लड़की की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पुस्तक है, यहाँ पर पुस्तक का नाम नहीं है, यहाँ भी पुस्तक की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। चाकू शब्द है, यहाँ भी इसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। यहाँ है गाय, ये गाय, यहाँ पर गाय का कोई निश्चित नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी गाय की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो गाय यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से ये घोड़ा, यहाँ घोड़े की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, घोड़े का यहाँ नाम नहीं है। यदि घोड़े का नाम यहाँ मान लीजिए कि चेतक होता, तो चेतक होने से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, क्योंकि ये निश्चित हो गया है कि हम सभी घोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल चेतक नाम का जो घोड़ा है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ घोड़े का नाम नहीं है, और नाम नहीं होने की वजह से यहाँ संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए घोड़ा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर निम्न शब्दों में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। वस्तुओं के नाम, अब आप ये सोचते हैं कि वस्तुएं होती क्या है, तो वस्तुएं वे होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं, उनको हम वस्तु कहते हैं। तो वस्तुओं के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। यहाँ पर चाकू, पुस्तक, मेज, कुर्सी, ये शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं है। अगर इनके नाम होते तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है, और नाम नहीं होने की वजह से या ये निश्चित नहीं होने की वजह से ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से ये यहाँ पर पशु पक्षियों की जातियों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे यहाँ पर तोता है, यहाँ तोते की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तोते का कोई निश्चित नाम नहीं है। यहाँ पर कबूतर है, कबूतर का कोई निश्चित नाम नहीं है। इसी तरीके से गाय, घोड़ा, ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है रिश्तों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। जैसे पापा, बहन, चाचा, मामा, दादा, काका, भाई, भाभी, ऐसे कई प्रकार के शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं होने की वजह से ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से यहाँ पर पदों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। जैसे अध्यापक, अब अध्यापक, यहाँ अध्यापक की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। यदि अध्यापक का यहाँ पर नाम होता और नाम होता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन यहाँ पर अध्यापक की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए अध्यापक यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से यहाँ पर है शिक्षक, यहाँ पर इसकी
संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर शिक्षक का कोई नाम नहीं है, इसलिए शिक्षक शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। हम संज्ञा पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा विधिवत रूप से पूर्ण हो गई थी और जातिवाचक संज्ञा हम पढ़ चुके थे और जातिवाचक संज्ञा के भेद हमें पढ़ने शेष थे। तो आइए अब हम जातिवाचक संज्ञा के जो दो भेद होते हैं, पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, इन दोनों भेदों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है, कहते किसे हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा की यहां पर परिभाषा है, वह संज्ञा जिससे द्रव्य व पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब आप सोचते होंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे पदार्थवाचक भी संज्ञा भी कहते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि द्रव्य होता क्या है? तो द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता है, जो पिघल जाते हैं और जिनका कोई आकार नहीं होता है, वो द्रव्य कहलाते हैं। वो द्रव्य कहलाते हैं या द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल है, यहाँ पर तेल का कोई आकार नहीं होता, पानी है, पानी का कोई आकार नहीं होता। हम जिस वस्तु में उसे डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा, वो द्रव्य होते हैं। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है तेल, घी, दूध, दही, कोयला, सोना, चांदी, डीजल, पत्थर, मोम, सीसा, कांच, अभ्रक, ये बहुत से जो पदार्थ होते हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? तो इसकी परिभाषा है, वह संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे यहां पर कुछ उदाहरण समझाए गए हैं। जैसे यहां पर दे रखा है तांता। तांता हम हर किसी को नहीं कहते। जो श्रद्धालु या भक्त जो लोग होते हैं उनकी हम भीड़ को, उनके समूह को तांता कहते हैं। इसके बाद में अगला शब्द है रेवड़। तो भेड़ बकरियों का जो समूह होता है उसे रेवड़ कहते हैं। तो रेवड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से काफिला जो शब्द है इसका अर्थ होता है ऊंटों का समूह। ऊंटों का समूह जो होता है उसे काफिला कहते हैं। तो काफिला शब्द यहां पर समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से यहां पर दे रखा है गुच्छा। तो जो फलों का जो समूह होता है उसे गुच्छा कहते हैं। इसी तरीके से यहां पर झुंड है, दल है,
सभा है, झुंड है, दल है, ये यहां पर सभा है, कक्षा है, परिवार है। ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सभी उदाहरण यहां पर दे रखा है। कक्षा, दल, सभा, झुंड, ढेर, परिवार, तांता, रेवड़, काफिला, गुच्छा, सभा, ये सभी जो शब्द हैं इनसे समूह का बोध हो रहा है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है, जिसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब हम व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा में अंतर पढ़ेंगे। ये यहां पर है जातिवाचक संज्ञा और ये यहां पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां पर ये शब्द दे रखा है लड़का। यहां पर लड़के का नाम नहीं है। लड़का और नाम अगर होता तो ये निश्चित होता, और निश्चित होने की वजह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। लेकिन यहाँ लड़के का नाम नहीं है, यहाँ इसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए लड़का यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। यदि लड़के का नाम मान लीजिए रमेश है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यह संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। मान लीजिए कोई कहीं भीड़ में बैठा हुआ है या बहुत सारे लड़के हैं और मैंने कहा लड़कों इधर आओ, तो सभी मेरे मुंह की तरफ देखेंगे या सभी लड़के मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि मैंने उनका नाम नहीं लिया है। तो उनको संदेह है कि पता नहीं मुझसे कहा है, दूसरा कहेगा मुझसे कहा है, तो यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध होता है। अब उन्हीं लड़कों का जो समूह है उसमें से यदि मैं किसी लड़के का नाम लूंगा कि रमेश इधर आ, तो केवल उन लड़कों में से रमेश ही मेरे पास आएगा। तो ये लड़का यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लड़का जातिवाचक संज्ञा है और ये लड़के का नाम है रमेश, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये घोड़ा दे रखा है। घोड़े का कोई नाम नहीं है, कोई घोड़ा निश्चित नहीं है, यहाँ घोड़े की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। यदि घोड़े का नाम मान लीजिए चेतक है, तो जब घोड़े का नाम चेतक है, एक निश्चित हो गया है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये नदी दे रखा है। नदी मीन्स नदी, संपूर्ण नदियों की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। दुनिया में जितनी नदी हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। यदि मैं नदी का नाम लूं जैसे चंबल, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सतलज, ब्यास, रावी, ये नदियों के अगर मैं नाम लूंगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और केवल नदी कहूंगा तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ पर नदियों की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर्वत दे रखा है। पर्वत मीन्स पर्वत, दुनिया में जितने भी पर्वत हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, वो सभी जातिवाचक संज्ञा में आती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये निश्चित नहीं है कि हम किस पर्वत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, इसलिए पर्वत यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। और पर्वत का यदि नाम ले लिया जाए जैसे हिमालय, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, अगर हम पर्वतों के नाम लेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।